गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं वो हिंदी की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में आज हिंदी का एग्जाम है और 2 से 3 घंटे का ही समय बचा है। अभी भी अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है तो इस वीडियो को देख करके आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल सही कर लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जो भी कुछ बताया जाएगा वो आपके पेपर में क्लियरली आपके 70 से 80 मार्क्स डायरेक्ट इसी जो आज का मैं पेपर करा रहा हूँ इसी पेपर से फंसेंगे। 70 से 80 नंबर का जो पूरे क्वेश्चन होंगे सेम टू सेम जो मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा वही क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ध्यान से इसको पढ़ लेना है बेटा। जैसे आपको क्लास 12 हिंदी का ये अंतिम मौका है, वो सारे बच्चे जिन्हें 90+5 नंबर लाना है वो आपको इस वीडियो को देख लें, नहीं तो फिर आप पछताओगे। फिर हमसे मत कहना कि सर आपने जल्दी नहीं भेजा या आपने बताया नहीं था। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके पास बेटा वहां पे मिलेगा। अब इस वीडियो में मैं आपको जो जो टॉपिक बता रहा हूं केवल और केवल आपको वही टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक बेटा। जैसे कि आपको पहला वहां क्वेश्चन मिलेगा हिंदी गद्य के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 10 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के पूछे जाएंगे बेटा? 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो हिंदी गद्य के बहुविकल्पी प्रश्न जो 10 नंबर के पूछे जाएंगे, मैंने आपको 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं और उन वीडियो को देख लीजिए। सारे के सारे 10 क्वेश्चन उन्हीं वीडियो में से आपका फंस जाएगा। ठीक है, उन वीडियो को आप सही से देख लीजिएगा और बहुविकल्पी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और अगर आपने एक बार देख लिया है तो उसको एक बार ओवर रिव्यू जरूर कर लेना, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें एक बार घूम जाए दोबारा से। उसको दोबारा वीडियो को देख लेना तो आपको जल्दी से वो रट जाएंगी। इसके बाद बेटा ये 10 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और जो बच्चे अभी भी मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और वहां से आपको सारी नोट्स हैं इन सब चीजों की जो इस वीडियो में बताया जाएगा। ये अनदर जो वीडियो होते हैं उन सब की नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करा दी जाती है। देखिए पहले क्वेश्चन की आपकी बात हो गई कि बहुविकल्पी प्रश्न आपको कहां से तैयार करना है। अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो बेटा आपके वहां पे 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे कि 10 नंबर आपके कोई भी वहां से हिला नहीं पाएगा। आप केवल वही वीडियो देखने जो मैंने आपको 5 या 6 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो 10 नंबर आपके यहाँ से हो गए। नंबर आप जोड़ते चलिए बेटा। अब महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करें बेटा। महत्वपूर्ण गद्यांश आपका 10 नंबर का आएगा। एक गद्यांश दिया होगा जिसको आपको उसकी व्याख्या करनी होगी बेटा, और उसके 5 क्वेश्चन उसमें पूछेगा। उस क्वेश्चन में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा बेटा, और उस 5 में क्या होगा, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक गद्यांश लिख के आपको दिया जाएगा। तो वो गद्यांश बेटा आपके पेपर में कौन सा आएगा इसको ध्यान से समझिए बेटा। आपको अपनी क्वेश्चन बैंक जो आपने ली है उसको सही से खोलना है और उसमें पहला चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप को टिक कर लीजिए। किसको टिक कर लीजिए बेटा? राष्ट्र के स्वरूप को टिक कर लीजिए। दूसरा चैप्टर बेटा अशोक के फूल को टिक कर लीजिए और तीसरा भाषा और आधुनिकता को टिक कर लीजिए। इन 3 चैप्टरों के जितने भी आपके गद्यांश आपके क्वेश्चन बैंक में लिखे हैं, वो चाहे आपकी अरिहंत की हो, चाहे आपकी राहुल टॉप 10 हो, चाहे वो बेटा आपके पास विद्या की हो या राजीव की हो, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक में इन तीनों चैप्टरों को टिक करिए। और इन तीनों चैप्टरों के जितने भी गद्यांश आपके किताब में वो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं उनको आप पढ़ लीजिए। उन्हीं में से कोई एक आपको 100% वहां पे मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको वहां पे 10 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। तो टोटल आपके हो गए बेटा 20 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए बेटा? 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, आप चलते बेटा आगे। अब अगला जो आपसे क्वेश्चन वहां पे बेटा पूछा जाएगा वो बेटा पूछा जाएगा महत्वपूर्ण पद्यांश के विषय में। किसके विषय में? एक पद्यांश दिया होगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा और उन 5 को आपको आंसर देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा बेटा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चन पूछेंगे और ये भी क्वेश्चन कितने का होगा? 10 नंबर का होगा बेटा। तो आपको फिर से अपनी क्वेश्चन बैंक को खोलना है और उसमें पवन दूत का चैप्टर को, कैकेयी के अनुताप को और श्रद्धा मनु को, इन तीनों चैप्टरों को टिक कर लेना। और जितने भी पद्यांश इसमें दिए हैं इन 3 चैप्टर में, इसके अलावा कोई भी अन्य चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। अगले 2 या 3 घंटों में कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना, केवल आपको पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप और श्रद्धा मनु, इन तीनों चैप्टरों के जितने भी पद्यांश आपकी क्वेश्चन बैंक में दिए उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। एक पद्यांश मैं आपको करा देता हूं जो मेरे तरफ से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इस साल के जो 7 सेट आपको मिलेंगे उनमें से 1-2 सेट में ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू आपको देखने को मिल जाए। इस तरह से एक बेटा आपको पद्यांश दिया जाएगा। घिरे रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने की बीधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलन पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। ये आपका बेटा एक
पद्य है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा संकेत। संकेत कैसे लिखते हैं बेटा, जो भी आपको दिया जाए वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश, उसके पहले के 2 अक्षर लिख देते हैं, पहले के 2 शब्द लिख देते हैं, घिरे रहे, फिर आपको डैश 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 लगाना है और आखिरी के 2 शब्द लिख देना है, हो अभिराम। तो यहाँ पे लिख दिया अभिराम, ये तो आखिरी शब्द लिखिए, 2 लिख दीजिए, हो अभिराम लिख दीजिए या अभिराम लिख दीजिए। अब जब भी आपको शीर्षक या कवि का नाम लिखना होगा तो हमेशा आपको संकेत लिखना है। तो जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह आपको वहां लिखना है। देखिए संदर्भ हमको ये पता है कि ये जो आपकी पद्य दिया गया है ये श्रद्धा मनु चैप्टर का है। तो प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। बस इतना लिखना है। याद रखना है जब भी संकेत लिखना, लेखक का नाम, चैप्टर का नाम, पद्य भाग और चैप्टर का जो नाम होगा, इन तीनों चीजों को हाईलाइट रखेंगे, मतलब इनको ब्लैक पेन से लिखेंगे, मोटे ब्लैक पेन से लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब क्या बेटा, ये जो आपका घिरे रहे थे घुंघराले बाल अंश अविलंबी मुख के पास, ये आपको रेखांकित किया हुआ है, तो इसकी आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या देख लीजिए बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगा। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल छूने का प्रयास कर रहा है। ये आपको उसकी व्याख्या हो गई बेटा। तीसरा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, अरुण की एक किरण अबलाम अधिक अलसाई हो अभिराम में कौन सा अलंकार है। ये जो आपका यहाँ पे लिखा है बेटा, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, पूछा गया इन लाइनों में कौन सा आपका अलंकार है। तो सबको पता है बेटा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अम्लान और अभिराम शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो आपका अम्लान शब्द आया हुआ है यहाँ पे देखना ध्यान से, अम्लान कहाँ पे है, घिरे थे अभिलंबी सावक है, सुकार है, सुधा है, हाँ ये है अबलान और अभिराम, ये 2 शब्द लिखे बेटा। इन दोनों की आपको अर्थ लिखना है। तो याद ये अबलान का मतलब होता है बेटा स्वच्छ या फिर स्निग्ध, स्निग्ध होता है या स्वच्छ होता है बेटा, और जबकि अभिराम का अर्थ होता है मनमोहक। अभिराम का क्या मतलब होता है, मनमोहक। तो इस तरह से आपको पद के वहां पे आंसर लिखने होंगे। ठीक बेटा। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा बेटा लेखक का जीवन परिचय। क्या पूछा जाएगा, जीवन परिचय क्या आपके साहित्यिक परिचय आता है बेटा, लेखक का साहित्यिक परिचय, जो कि आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो वहां पे भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, अब केवल आपको 2 ही लेखकों के साहित्यिक परिचय को तैयार कर लेना है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो अभी जब हम लोग गद्य और पद्य के वो लिख चुके होंगे बेटा, गद्यांश और पद्यांश को, टोटल आपके 30 मार्क्स हो चुके होंगे। कितने नंबर हो चुके होंगे बेटा, 30 नंबर हो चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा लेखक का साहित्यिक परिचय, जो कि 5 नंबर का आएगा। लेखक का साहित्यिक परिचय जो कि कितने नंबर का आएगा बेटा, 5 नंबर का। इसमें केवल आपको 2 लेखकों के साहित्यिक परिचय तैयार कर लेने हैं। कितने लेखकों बेटा, 2 लेखकों के साहित्यिक परिचय तैयार करना है। एक तैयार करना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और एक तैयार करना है वासुदेव शरण अग्रवाल का। एक तैयार करना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और दूसरा तैयार करना है वासुदेव शरण अग्रवाल का। 100% इन्हीं 2 में से एक आपके सब के सातों के सातों सेटों में मिल जाएंगे। आपको इसके अलावा कोई भी लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इन दोनों के साहित्यिक परिचय लिख के दिखा देता हूं कि अगर वहां आपके पास नोट्स नहीं तो आप भी लिख लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए सही से बेटा। तो ये है बेटा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा जीवन परिचय। जीवन परिचय में जन्म कहाँ हुआ है, मृत्यु कब हुई, पिता का नाम, माता का नाम, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लिखना है जीवन परिचय में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। द्विवेदी जी सरयू पारिड़ ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र पंच तत्व में लीन हो गया। ठीक बेटा, ये हो गया जीवन परिचय। अब इसका साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखिए बेटा। जैसे मैंने लिखा सेम टू सेम वैसे ही लिखना है आपको। जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं ब्लैक से लिखा है, आपको ब्लैक से ही वहां लिखना है। अब आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय बेटा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना और निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय के डीलिट की उपाधि प्राप्त की तथा यह अपने जीवन काल में कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रहे।
ठीक, ये बेटा हो गया साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के बाद इनकी कुछ कृतियां लिखनी होंगी बेटा, जैसे इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है कृतियां, और पहली हेडिंग पड़ेगी आलोचनात्मक कृति। तो आलोचनात्मक कृति इनकी कौन कौन सी थी बेटा? हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, सर साहित्य, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। उपन्यास हेडिंग पड़ेगी, उपन्यास इनके प्रमुख कौन कौन से बेटा? पुनर्वा, चारू चंद्र लेख, बाण भट्ट की यार कथा, आनाम दास का पोथा। ठीक बेटा, अब इसके निबंध संग्रह की अगर मैं आपसे बात करूं तो निबंध संग्रह आपको कौन कौन से बेटा इसके थे? विचार प्रवाह, कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल। ये आपको इतना लिखना होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर आपसे पूछता है तो पहले जीवन परिचय, फिर आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, और फिर उसका क्या लिखना है बेटा? उनकी जो प्रमुख कृतियां थी। इसी तरह से अगला जो है बेटा वो है आपके साथ वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला कौन सा है बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अगर वासुदेव शरण अग्रवाल की मैं आपसे बात करता हूं तो वासुदेव शरण अग्रवाल में बेटा हेडिंग पड़ गई वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम बिट्टू अग्रवाल था। 1967 ईस्वी में इस महान निबंधकार का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय हेडिंग पड़ेगी बेटा, अग्रवाल जी ने कई ग्रंथों का शोधन किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्ष चरित का प्राकृतिक अध्ययन प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे, और ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, अब हेडिंग पड़ेगी बेटा कृतियां। कृतियां में आपके निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, और इनका एक और निबंध संग्रह है मातृभूमि। शोध की बात की जाए बेटा तो इन्होंने पाणिनि कालीन भारत पे शोध किया था। संपादन की बात की जाए तो इन्होंने पाली प्राकृत का संपादन किया था। भाषा शैली की बात की जाए तो डॉक्टर अग्रवाल जी कई भाषा शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली थी। शैली विचार प्रधान एवं व्याख्यात्मक थी। हिंदी साहित्य में स्थान की अगर बात की जाए बेटा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार, शोधकर्ता, संपादक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। सदैव बेटा क्या रहेंगे? स्मरणीय रहेंगे। तो ये हो गए बेटा आपके पास वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। किनका हो गया बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपके पास हो गया साहित्यिक परिचय। तो अगर आपने इन दोनों साहित्यिक परिचयों को सही से तैयार कर लिया तो अब आपके मार्क्स बेटा हो गए कितने बेटा? 30 मार्क्स थे, और साहित्यिक परिचय के 5 मार्क्स और जोड़ दिए तो टोटल मार्क्स हो गए बेटा 35। कितने हो गए बेटा? 35। अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इतना पढ़ लें जितना मैं अभी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं बेटा। अगला आपसे पूछा जाएगा कवि का साहित्यिक परिचय, जो कि आपके 5 नंबर का होगा। अगला क्या पूछा जाएगा बेटा आपसे? कवि का साहित्यिक परिचय, जो कि 5 नंबर का होगा। उसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 2 ही कवियों को तैयार करना है। एक तो मैथिली शरण गुप्त को और दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध को। एक तैयार करना है मैथिली शरण गुप्त को और एक तैयार करना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध को। तो मैं आपको मैथिली शरण गुप्त का बेटा साहित्यिक परिचय दिखा देता हूं कि आपको वहां किस तरह से लिखना होगा। मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए बेटा तो इनका जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? सेठ रामचरण गुप्त था। 12 दिसंबर 1964 को यह भारत माता का सच्चा सिपाही हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। अगर बात की जाए बेटा साहित्यिक परिचय की तो मैथिली शरण गुप्त जी का राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। अगर इनकी कृतियों की बात की जाए तो बेटा मैथिली शरण गुप्त जी ने 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा आदि उल्लेखनीय। भाषा शैली की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा शैली सरल और सुबोध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। हिंदी साहित्य में स्थान की बात की जाए बेटा तो मैथिली शरण गुप्त जी ने हिंदी साहित्य में महान कवि, भारतीय राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि हैं। ठीक बेटा, तो ये आपके पास हो गया मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। तो अगर आपने इसको भी अच्छी तरह से आप तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से बेटा 5 मार्क्स और हो गए, तो टोटल मार्क्स हो गए बेटा आपके पास 40। कितने मार्क्स हो गए बेटा? 40 मार्क्स हो गए। अब हम अगली बात करते हैं। अगर अगली बात आपसे की जाए बेटा
तो आपसे पूछा जाएगा एक कहानी। क्या पूछा जाएगा बेटा? कहानी। तो कहानी में बेटा आपको दो चीजें याद करना है, सारांश और उद्देश्य। कहानी का सारांश या उद्देश्य लिखने का आएगा, तो आपको केवल दो ही कहानियों के सारांश और उद्देश्य को अच्छी तरह से पढ़ना है। एक बहादुर का सारांश और उद्देश्य और दूसरा पंचलाइट का सारांश और उद्देश्य। इन दोनों के वीडियो आपको प्रोवाइड है। अगर वीडियो आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझको, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया ही है, उस पर आप कमेंट कर देना और बता देना, तो मैं आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड करूंगा। इन दोनों का सारांश और उद्देश्य आपको प्रोवाइड करना और इनकी पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। ठीक, इन दोनों के आपको सारांश और उद्देश्य, इसके अलावा किसी भी कहानी का आपको ना सारांश पढ़ना हो ना ही उद्देश्य पढ़ना, केवल बहादुर और पंचलाइट को तैयार कर ली। तो ये भी कितने का आएगा बेटा? 5 मार्क्स का आएगा। तो टोटल मार्क्स अगर 5 ये भी हो गए बेटा कहानी वाले, तो टोटल आपके पास मार्क्स हो गए 45 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए बेटा? 45 मार्क्स। अभी देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो, सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में बताई जा चुकी हैं। तो आपको यहाँ ओवरव्यू कराया जा रहा है दोबारा पेपर से पहले एक बार। फिर देखिए क्या होगा, जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आएगा बेटा खंड काव्य का। किसका आएगा बेटा? खंड काव्य का, जो कि आपके 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। और ये हर जिले में अलग अलग होता है बेटा। खंड काव्य का ऐसा है कि हर जिले वाइज ये चलते हैं बेटा। इसको 80 शब्दों में लिखना होगा, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपको किसी के जिले में बेटा चल रहा होगा अशोक का व्रत, किसी जिले में चल रहा होगा अशोक का व्रत, किसी में चल रहा होगा सत्य की जीत, किसी में बेटा होगा त्याग पत्ती, और किसी में होगा बेटा मुक्ति यक्ष, रश्मि रथी, श्रवण कुमार। ये सारे आपके क्या है बेटा? खंड काव्य में। जिसके जिले में जो भी चल रहा हो अपने अपने जिलों के हिसाब से आपको खंड काव्य को तैयार कर लेना है। अगर आपने इस खंड काव्य को तैयार कर लिया तो आपके 5 मार्क्स बेटा फिर यहाँ से आपको और मिल जाएंगे। तो टोटल आपके पास हो गए 50 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए बेटा? 50 मार्क्स हो गए। तो ये तो हो गया पेपर का खंड का, जिसमें आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे पूरे बता दिए गए हैं किस तरह से आपको वहां अर्जित करने हैं। अब बात होगी खंड खा की। जो खंड खा जैसे ही आप बेटा पेपर खोलेंगे तो वहां पे आ गया, पूछा जाएगा सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश। एक संस्कृत का गद्यांश होगा जिसका आपको संदर्भ और व्याख्या अनुवाद करना होगा। संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए देखो बेटा आपको कैसे इसकी तैयारी करना है। आपको केवल और केवल अपनी क्वेश्चन बैंक में संस्कृत भाषा महत्वम और महामना मालवी, इन दोनों चैप्टरों को टिक कर लेना है। इन दोनों चैप्टरों में जितने भी गद्यांश आपके दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, उन गद्यांशों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा बेटा। उन्हीं में से आपको गद्यांश आपको पेपर में 100% मिल जाएगा। तो अगर आप इतना करते हैं तो 7 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। कितने मार्क्स बेटा? 7 मार्क्स। तो हम एक मेरे तरफ से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा गद्यांश है, जो इस साल के 7 में से किसी ना किसी 2 सेटों में आपको ये गद्यांश 100% मिलेगा बेटा, वो है संस्कृत का गद्यांश। इसको देखिए, ज्ञान वलक्यो मैत्रेयी मुवाच मैत्रेयी उदा स्थान अहम अस्मात् स्थान दस्मि तथेष्ट अनया काव्यान्या विच्छेद करवाणि इति मैत्रेयी उवाच यादि इत सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा यथा ततः कि तेना हमृता स्थामिति याच्छवाकल उवाच नेति। ठीक बेटा, ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसका आपको संकेत लिखना है। संकेत अभी मैंने पीछे बताया क्या लिखना होता है। जो आपको दिया उसके शुरू के 1 या 2 शब्द लिख देना है। तो मैंने लिख दिया ज्ञान वाकल्यो, और अंत के 1 या 2 शब्द लिखने होते बेटा उचाव नीति। तो मैंने लिख दिया उचाव नीति। अब संदर्भ में पाठ का नाम, भाग का नाम लिखना है बेटा। तो आपका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित आत्माज्ञ एवं समग्र, आत्माज्ञ एवं समग्र नामक पाठ से अवतरित है। किससे अवतरित है बेटा? आत्माज्ञ एवं सावग्र नामक पाठ से अवतरित है। अगर मैं बेटा इसके अनुवाद की बात करूं तो इसका अनुवाद क्या होगा हिंदी में बेटा? ज्ञान वालक ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं गृह स्थाश्रम को त्याग कर इस स्थान से ऊपर परिवाज्र नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूं। अतः इस काव्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा। यह सुनकर मैत्रेयी ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। बस इसका ये आपका हिंदी अनुवाद हो गया। तो अगर आपने इतना कर दिया तो बेटा यहाँ से आपको 7 मार्क्स वहां पे मिलेंगे। वहां पे कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे बेटा? 7 मार्क्स इसके दे दिए जाएंगे। तो आपके टोटल मार्क्स हो गए बेटा 50 मार्क्स की उधर बात हो गई। अब खंड खा की बात हो रही तो 7 नंबर ये हो गए। तो टोटल नंबर हो गए आपके पास बेटा 57। कितने हो गए बेटा? 57 मार्क्स हो गए।
अब देखिए बेटा अगला जो आपसे पूछा जाएगा वहां पे बेटा वो होगा संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा 7 नंबर का। क्या पूछा जाएगा बेटा? संस्कृत में एक पद्यांश दिया होगा जिसको आपके संदर्भ में लिखना होगा और उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपनी क्वेश्चन बैंक में केवल एक चैप्टर को टिक कर लीजिए, सुभाष रत्नानी को। इस चैप्टर को बेटा सुभाष रत्नानी, इसके जितने भी पद्यांश आपके क्वेश्चन बैंक में दिए उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आपको उसी में से एक कुछ मिल जाएगा, 100% वहां मिलेगा। मेरे तरफ से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा पद्यांश है आपके लिए वो ये है कि दा चौर हार रे ना चा राज हार्स ना भ्रात भाज ना चा भारकारी वैने कृत वर्धते एवं नित्य विद्याधन सर्वधन प्रधानम। ये आपका मेरे तरफ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा पद्यांश है। ये आपको 100% किसी एक सेट में मिलना है इस साल, जो भी आपको पेपर मिलेंगे। इसको जब लिखेंगे बेटा संकेत, पहले के 2 अक्षर शब्द लिखते हैं बेटा चा चौरहार, चा चौरहार डेड डेड डेड, और आखिरी का शब्द लिखना है बेटा सर्वधन प्रधानम। संदर्भ क्या होगा बेटा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद की बात की जाए बेटा तो विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान या श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो चोर इसे चुरा सकता है, ना ही राजा उसे छीन सकता है, ना भाई में बंट सकता है और ना ही यह बोझ बनता है, अर्थात भार रूप नहीं है और खर्च करने में यह निरंतर बढ़ता जाता है। ये बेटा मेरे तरफ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है जिसको आपको तैयार करके जाना है। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो बेटा आपके 7 मार्क्स फिर से आपके पेपर में बिल्कुल कंफर्म हो गए। तो टोटल मार्क्स हो गए बेटा आपके पास 64। कितने मार्क्स हो गए बेटा? 64 मार्क्स का आपको पेपर अब तक प्रोवाइड कराया जा चुका है। अब चलते हैं बेटा आगे की बात करते हैं। इसके बाद बेटा जो जो आपसे पूछा जाएगा उनको ध्यान सुनिएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए यहां से अगले बार जो पेपर है वो व्याकरण में चला जाता है। जो पेपर है वो कहां जाता है बेटा? व्याकरण में चला जाता है। और व्याकरण में जो जो पूछेगा उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले पूछता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या पूछेगा बेटा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द लिखे होंगे और उसके लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। क्या लिखना होगा बेटा? एक शब्द लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे वहां पूछा जाएगा। तो मेरे तरफ जो इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पेपर से जाने से पहले अच्छी तरह से देख लेना, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं जिनको आपको पेपर में जाने से पहले अच्छी तरह से देख करके जाना है। ये आपके 2 नंबर का आएगा बेटा। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। अनेक शब्दों का एक शब्द। अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके नंबर हो जाएंगे बेटा 2 मार्क्स ही हो गए, तो टोटल हो गए 66 मार्क्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 66 मार्क्स हो जाएंगे। तो मेरे तरफ से जो जो आपको तैयार करना है वो ये है। पहला तैयार करना है बेटा, जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे संपादक कहते हैं। जो वंदना करने योग्य हो उसे वंदनीय कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। जो अपने काम से जी चुराता हो उसे कामचोर कहते हैं। ठीक है बेटा? जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कवित्री कहते हैं। आकाश चूमने वाला उसको कहते हैं बेटा गगनचुम्बी। गणित का ज्ञाता, जो गणित का ज्ञाता हो उसे गणितज्ञ कहते हैं। गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। हाथी का बच्चा उसे गजसावक कहते हैं। वह जो प्रार्थना करता है उसे बेटा प्रार्थी कहते हैं। दूसरे पर आश्रित रहने वाला उसे पराश्रित कहते हैं। जिसकी कल्पना की जा सके उसे कल्पनीय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कल्पनीय कहते हैं। इसके अलावा जो आपको तैयार करना है, जो फूल अभी खिला ना हो उसे बेटा कली कहते हैं। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो लड़ाई लड़ने की उत्सुकता रखता हो उसे युयुत्सुक कहते हैं। यश ही जिसका धन हो उसे यशस्वी कहते हैं। जिसमें कोई अपराध ना किया हो, जिसने कोई अपराध ना किया हो उसे बेटा निरअपराध बोलते हैं। जिस पर आक्रमण ना हो सके उसे अनाक्रमण कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे बेटा मरणासन बोलते हैं। जो संगीत का ज्ञाता हो उसे संगीतज्ञ बोलते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे बेटा जितेंद्री कहते हैं। जो कम बोलने वाला हो अर्थात कम बोलता हो उसे मितभाषी बोलते हैं। इसके बाद बेटा, जिसे सहन ना किया जा सके उसे असहनीय कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर कहते हैं। और लास्ट बेटा, दंड देने योग्य उसे दंडनीय कहते हैं। अगर आप इतने शब्द तैयार कर लेते हैं, इतने वाक्यों का एक शब्द तैयार कर लेते हैं बेटा, तो आपको 100% वहां पे जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से पूछा जाएगा और वहां से आपको 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद जो आपसे पेपर में बेटा पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा वाक्य संशोधन। वो क्या पूछा जाएगा बेटा? वाक्य संशोधन, जो कि 2 नंबर का आपको वहां पे आएगा। तो अगर आप मैं जो वाक्य संशोधन बता रहा हूँ इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको वहां पे 2 नंबर ये भी कंफर्म हो जाएंगे। तो टोटल नंबर हो जाएंगे आपके बेटा 68। कितने हो जाएंगे बेटा? 68। अब वाक्य संशोधन में कौन कौन से आपको पढ़ने हैं उसको ध्यान देखिए बेटा। वाक्य संशोधन, पहला वाक्य संशोधन है बेटा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है।
तो देखिए ये गलत लिखा है कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। इसका सही शब्द क्या होगा बेटा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। दूसरा देखिए लिखा है मैं लड़के को पढ़ाया हूं, ये गलत वाक्य है। इसको सही से कैसे लिखेंगे बेटा, मैंने लड़के को पढ़ाया है। तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, गलत है बिल्कुल। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, तुम्हें क्षमा मांगनी। अच्छा ये 2 बार लिख दिया, सॉरी, इसको गलत है। अगला देखिए बेटा, अगला बोला गया है आपका भविष्य उज्जवल ही, आपका भविष्य उज्जवल ही। हमें पता है ही की जगह हो होना चाहिए, तो इसको जब सही वाक्य लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका भविष्य उज्जवल हो। अगला है मुझे चाय का गर्म प्याला दो, ये गलत वाक्य है। सही वाक्य इसका क्या होगा बेटा, मुझे गर्म चाय का प्याला दो। अगला आपसे पूछा गया है बेटा, बोला गया है कि मैं स्वयं अपने आप आपके पास आ रहा हूं, मैं स्वयं अपने आप आपके पास आ रहा हूं। तो ये आपका डेटा गलत स्टेटमेंट है, तो इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूं, मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूं। अगला बेटा आपसे बोला गया है यहां मेरा परिचय अनेकों व्यक्तियों से है, यहां मेरा परिचय अनेकों व्यक्तियों से। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या बेटा गलत है। इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, यहां मेरा परिचय, यहां मेरा परिचय अनेक व्यक्तियों से है, यहां मेरा परिचय अनेक व्यक्तियों से, ये हमारा सही आंसर होगा। अब चलते बेटा अगला जो आपको याद करना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कृपया आप ही हमारे घर आने का अनुग्रह करें, कृपया आप ही हमारे घर आने का अनुग्रह करें। ये भी बेटा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, इसको सही स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, आप ही हमारे घर आने का अनुग्रह करें, आप ही हमारे घर आने का अनुग्रह करें। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है मोहन अगले सोमवार को वाराणसी गया, गलत स्टेटमेंट है बेटा। सही स्टेटमेंट क्या होगा, मोहन पिछले सोमवार को वाराणसी गया। अगला आपसे कहा गया है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध क्या होता है बेटा, ये तो गलत स्टेटमेंट है, शुद्ध गाय थोड़ा होती है कोई, तो सही इसका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलेगा। अगला बोला गया बेटा कई रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार हुए, कई रेलवे कर्मचारी बेटा क्या हुए, गिरफ्तार हुए, गलत है। सही स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। कई रेलवे क्या होता है, तो गलत है ना, कई रेलवे थोड़ा होता है, कई कर्मचारी होते हैं। आगे देखिए अगला बोला गया बेटा आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, गई नहीं होगा बेटा, गया होगा, यहाँ पे गई लिखा है ना, ये गया हो जाएगा। अगला देखिए बेटा श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, गलत है ना, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये इसका सही स्टेटमेंट होगा। आगे देखिए इसका, अब आगे देखिए बेटा अगला है सोहन राम से मंगलवार के दिन मिलेगा, इसका गलत स्टेटमेंट है बेटा। सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सोहन राम से मंगलवार को मिलेगा। ठीक है। अगला हो गया बेटा, अगला बोला गया है डालों में पक्षी बैठा है, डालो नहीं होता बेटा, डालों में पक्षी क्या बैठा है, डालों पर पक्षी बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं ना, बहुत सी डाले हैं तो वहां पे पक्षी बैठे हैं होगा। ठीक बेटा। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से वाक्य संशोधन है, जो कि आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो अगर इतना कुछ आपने तैयार कर लिया तो आपके 68 मार्क्स वहां पे हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको वहां के लिए तैयार करना है, वो तैयार करना है बेटा, देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करा ही दिया, वाक्यों को शुद्ध लिखना बता दिया। अगला तैयार करना है अनेकार्थी शब्द बेटा, क्या तैयार करना है, अनेकार्थी शब्द, जो कि 2 नंबर के आएंगे। अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर आपके और हो गए, तो टोटल नंबर हो जाएंगे बेटा आपके 70। कितने नंबर हो जाएंगे बेटा, 70 नंबर का पेपर आपके पास टोटल आ जाएगा। कितने नंबर का बेटा आ जाएगा, 70 नंबर का पेपर आपके पास आ जाएगा। जैसे अनेकार्थी शब्द में कुछ इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द मैं आपको करा देता हूं बेटा। जैसे कर, कर को बेटा हाथ कहते हैं, किरण कहते हैं, अंबर आकाश कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, गुरु शिक्षक बड़ा, पत्नी को बेटा आर्या या सहधर्मिणी बोलते हैं, पत्र चिट्ठी या पता, चिट्ठी या पत्ता, पद 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 को बोलते हैं गीत या बेटा पैर, वर को बोलते हैं श्रेष्ठ या दूल्हा, वन को बोलते हैं जंगल या बाग, सोम को बोलते हैं सोमवार या चंद्र, ज्येष्ठ को बोलते हैं श्रेष्ठ या सबसे बड़े, जोड़ को बोलते हैं योग या संधि, जीवन को बोलते हैं बेटा जिंदगी या पानी, राजा को बोलते हैं शावक या धनी, मन को बोलते हैं बेटा संवेदन या हृदय, फूल को पुष्प या फिर एक आभूषण, जो आपके बेटा नाक में लोग लड़कियां लोग पहनती है उसको फूल बोलते हैं बेटा, तो ये एक आभूषण भी है। आगे बेटा भाई, भाई की बात की जाए बेटा तो भाई को बेटा आप लोग संसार या जन्म कहते हैं, भाव 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 को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, संसार या जन्म कहते हैं। भुजंग, भुजंग को हम लोग सांप या विदूषक बोलते हैं। मत को बेटा बोट या विचार बोलते हैं। पयोधर को बादल या समुद्र बोलते हैं। अनंत को बेटा अंत रहित या आकाश बोल सकते हैं। कंचन को आप लोग सोना या धतूरा बोल सकते हैं। नांग को बेटा सर्प या हाथी बोलते हैं, जबकि नाक को हम लोग नासिका या सम्मान बोलते हैं। निशाचर को बेटा उल्लू या राक्षस बोलते हैं। तो ये आपको अनेकार्थी शब्द अच्छी तरह से तैयार कर लेना है बेटा। आगे चलते बेटा यहाँ तक की बात हो गई।
इसके बाद बेटा आपसे रस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बेटा? रस, जो कि 2 नंबर का आएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? रस पूछा जाएगा, जो कि आपके पेपर में कितने आएगा बेटा? 2 नंबर का आएगा। तो अगर आप रस तैयार कर लेते हैं तो बेटा 70 नंबर की बात अभी तक हो चुकी है और 2 नंबर आपके रस के हो गए। किसके हो गए? रस के। तो टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 72। कितने नंबर हो जाएंगे बेटा? 72। तो देखिए रस में कौन कौन से तैयार करने हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए बेटा। रस में आपको ज्यादा नहीं तैयार करना है, केवल इतने ही रस तैयार कर लेना है जितना मैं बता रहा हूं। पहला तो आपको करुण रस को तैयार कर लेना है, हास्य रस को तैयार कर लेना है, शांत रस को तैयार कर लेना है, वीर रस को तैयार कर लेना है। इन चारों के वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। अगर वीडियो आपको नहीं मिलेगा तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मुझको बता देना है, तो मैं आपको लिंक वहां से प्रोवाइड करा दूंगा। इन चारों की डिफिनीशन आपको मिल जाएगी, ये ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया, वहां देख लेना। तो आपको इन चारों के आपको रसों की परिभाषाओं को याद कर लेना है, ठीक है। इन रसों की परिभाषाओं को बिना छोड़े आप अगर वहां छोड़ के जा रहे हैं तो इसके लिए अगर नंबर आपके कम आ रहे हैं तो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपको पूरा पेपर बताया जा रहा है किस तरह से आपको पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर अर्जित करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती। रस के हो गए 72 मार्क्स की आपकी हमारी बात हो चुकी है। अब देखिए इसके बाद जो आपसे वहां पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में निबंध के विषय में। किसके विषय में पूछा जाएगा बेटा? निबंध। अच्छा आपको रस की चलो मैं डिफिनीशन करवा देता हूँ, काहे के लिए आपको इधर उधर परेशान होगा। जैसे आपसे देखिए बेटा, जल्दी जल्दी देखना थोड़ा सा। जैसे करुण रस है बेटा, तो करुण रस की परिभाषा की बात की जाए तो करुण रस का स्थायी भाव बेटा शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? शोक होता है। जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु को नष्ट हो जाना या उसका न मिलना उसमें उत्पन्न होने वाले दुख या शोक की उत्पत्ति करता है तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? करुण रस बोलते हैं। उदाहरण के लिए बेटा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। इसी तरह बेटा जैसे वीर रस की हम लोग बात करें, इसी तरह हम लोग किसकी बात करें बेटा? वीर रस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वीर रस की परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है बेटा? उत्साह होता है। जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह होता है तो वहां बेटा क्या होता है? वीर रस होता है। वहां पे क्या होता है बेटा? वीर रस होता है, ठीक बेटा। वहां पे आपका वीर रस होता है। उदाहरण की बात की जाए बेटा तो उदाहरण के लिए हो जाएगा बेटा, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, ठीक बेटा। आगे देखिए हास्य रस की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? हास्य रस की बात करते हैं। तो परिभाषा की बात की जाए बेटा तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है बेटा? हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। उदाहरण की बात की जाए बेटा तो हाथी जैसे देह गैंडे जैसी चाल तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो ये आपके हो गए बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रस हो गए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गए बेटा? रस हो गए। इन रसों को आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद जो आपसे वहां पे पूछा जाएगा बेटा, रस की बात हो गई। फिर आपसे पूछे जाएंगे अलंकार के विषय में। किसके विषय में पूछा जाएगा बेटा? अलंकार के विषय में। किसके विषय में पूछेगा बेटा? अलंकार, जो कि आपके 2 नंबर का आएगा। अलंकार कितने नंबर का वहां पे पूछा जाएगा बेटा? 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो अगर आप अलंकार जो मैं बता रहा हूं उन अलंकारों को तैयार कर लेते हैं तो 72 प्लस 2 नंबर के अलंकार, 2 नंबर के बेटा क्या हो जाएंगे? अलंकार। तो टोटल नंबर आपके हो जाएंगे बेटा 74। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बेटा? 74। अलंकारों की बात की जाए तो कौन कौन से अलंकार आपको तैयार करने हैं, ध्यान से सुन लीजिए बेटा। आपको ज्यादा अलंकार नहीं तैयार करना, केवल 3 अलंकारों को तैयार करना है। एक तो तैयार करना है बेटा अनुप्रास अलंकार को, एक रूपक अलंकार को, एक उत्प्रेक्षा अलंकार को। अगर आप ये 3 अलंकारों को सही तैयार कर लेते हो तो वहां पे इन्हीं में से एक अलंकार आपको मिल जाएगा। अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा, तीनों की डिफिनीशन मैं आपको बता देता हूँ क्या वहां कैसे लिखना है बेटा। जैसे हम बात करें बेटा रूपक अलंकार की, किसकी बात करें बेटा? रूपक अलंकार की। तो काव्य में जहां एक वस्तु को उपमेय दूसरी वस्तु उपमान के रूप में दिखाई जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण की बात की जाए बेटा, चरण कमल बंदो हरि राई, उपरोक्त में चरण को कमल के समान प्रकट किया गया है। दूसरी बात की जाए बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर मैं बात आपसे करता हूं बेटा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें अधिकतर मनु मानो जानो आदि शब्द होते हैं। जहां पे भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा वहां पे मनु मानो जानो इस तरह के शब्द जरूर आपको मिल जाएंगे, ठीक बेटा। आगे चलते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण है इसका बेटा, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, ठीक बेटा। इसका स्पष्टीकरण की बात की जाए तो उपरोक्त पंक्ति में मानो शब्द आया है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आपसे आएगा बेटा उपमा अलंकार की बात की जाएगी। तो उपमा अलंकार को अगर हम देखें बेटा, जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है बेटा। उदाहरण की बात करें हरिपद कोमल कमल से, स्पष्टीकरण उपमेय हरिपद है, उपमान कमल है, साधारण धर्म कोमल है और वाचक शब्द क्या है बेटा? से है। वाचक शब्द क्या है बेटा? से है।
अगला होता है बेटा अनुप्रास अलंकार। अगर हम बात करें बेटा अनुप्रास अलंकार की, तो वो क्या होता है, वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। स्पष्टीकरण बेटा, इन पंक्तियों में चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई, बोला है ना, किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ पे चा वर्ड, चारू में, चंद्र में, चंचल में, ठीक बेटा, चा वर्ड बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसके बाद आपसे बेटा 2 नंबर के पूछे जाएंगे छंद। 2 नंबर के आपसे क्या पूछे जाएंगे बेटा, छंद। 2 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे छंद। तो अगर आप छंद को, जो मैं छंद बता रहा हूँ, इन छंदों को तैयार कर लेते हैं, तो आपके 2 नंबर यहाँ से और कन्फर्म हो जाएंगे। तो 74 प्लस 2 नंबर आपके हो गए छंद के बेटा। किसके हो गए, छंद के। तो टोटल नंबर हो जाएंगे 76। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बेटा, 76। तो छंद कौन कौन से तैयार करने, ध्यान सुन लीजिए बेटा। आपको केवल इन छंदों को तैयार कर लेना है 5 बेटा। दोहा, छंद में कौन कौन तैयार करना है बेटा, दोहा को तैयार कर लेना है, सोरठा तैयार कर लेना है, रोला और चौपाई। केवल आपको ये 4 तैयार करना है, दोहा, सोरठा, रोला और चौपाई। अगर आपने इन चारों को तैयार कर लिया तो आपके वहां से 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। इन चारों को आप परिभाषा देख लीजिएगा बेटा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, और इसको जल्दी से नोट्स बना के रट डालिए। केवल बेटा 2 घंटे बचे हैं एग्जाम के लिए, इसलिए बिल्कुल इसमें कतौही मत करिए। जैसे बात की जाए बेटा दोहा की, तो यह एक अर्धमात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में बेटा 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तीसरे चरण में कितनी कितनी बेटा, 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण की बात की जाए तो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानू चून। ठीक बेटा, ये आपकी हो गई किसकी बेटा, दोहे की परिभाषा। इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा चौपाई की, किसकी बात करते हैं बेटा, चौपाई की, तो यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं बेटा, 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। ठीक, जैसे हम उदाहरण की बात की जाए बेटा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। तो ये आपका बेटा चौपाई का उदाहरण हो गया। इसके अलावा आपको याद करना है बेटा, वो सोरठा याद कर लेना है। किसको याद करना है बेटा, सोरठा को। सोरठा की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह एक उल्टा होता है, यह दोहे का क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। राम स्वरूप तुम्हार बयन, उदाहरण बेटा, राम स्वरूप तुम्हार बयर, अगोचर बुद्धि परा, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कर, निगम कहे। तो ये आपके हो गए बेटा तीनों डिफिनेशन। आपको इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो टोटल बेटा आपके पास 76 नंबर की बात हो गई कि किस तरह से आपको 76 नंबर वहां पे अर्जित करने हैं, कि किस तरह से आपको वहां पे 76 नंबर अर्जित करते हैं। ठीक बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप अपने पूछ सकते हैं अभी, और अगर नहीं है तो आगे की बात करते हैं बेटा। 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा आपके लेखक को देख लूं कि जो आपके पास पत्र लेखन, ये 4, अच्छा देखिए बेटा, पत्र लेखन की अगर बात की जाए तो ये आपसे बेटा 6 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। पत्र लेखन का जो काम है वो कितने का होगा बेटा, 6 नंबर का। आपसे वहां पे पत्र लेखन के विषय में पूछा जाएगा। कितने विषय में, पत्र लेखन के विषय में 6 नंबर का आएगा। तो बेटा अगर आपने पत्र तैयार कर लिया तो 76 प्लस 6 नंबर बेटा पत्र के, किसके बेटा, पत्र के। टोटल हो जाएंगे आपके नंबर 82। कितने नंबर हो जाएंगे, 82। तो कौन कौन से पत्र तैयार करने हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, कौन कौन से आपको पत्र तैयार करने हैं। तो पत्र में बेटा आपको केवल 3 पत्रों को तैयार कर लेना है अच्छी तरह से बेटा। पहला पत्र तैयार करना है बेटा, अपने गांव के सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को 1 पत्र। दूसरा आपको तैयार करना है बेटा, कुटीर उद्योग खोलने के लिए शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए पत्र। तीसरा बेटा आपको तैयार करना है, छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को पत्र। और चौथा तैयार करना है बेटा, अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र। अगर ये 4 पत्र आप तैयार कर लेते हैं तो आपको वहां पे जो भी पत्र आएगा वो आसानी से आपका हो जाएगा बेटा। इन चारों के PDF मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया, उसको आप तैयार कर लीजिए बेटा। अगला जो आपसे वहां पे पूछा जाएगा बेटा, शब्द युग में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, शब्द युग में पूछा जाएगा, जो आपके बेटा 2 नंबर का आपको वहां पे पूछा जाएगा। कितने नंबर का बेटा, 2 नंबर का शब्द युग में आएगा। 2 नंबर का बेटा वहां पे क्या आएगा, शब्द युग में आएगा, जिसमें आपको उसके अर्थ लिखने होते हैं और उनको आपको वहां पे करने होंगे। 1 मिनट रुकना बेटा, शब्द युग्म। तो जो शब्द युग्म अब इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको केवल उतने ही शब्द युग्मों को तैयार कर लेना है बेटा। आपको केवल उतने ही शब्द युग्मों को तैयार करने, इसके अलावा कोई भी नया शब्द युग्म आपको नहीं पढ़ना। उन्हीं में से वहां पूछा जाएगा, चाहे जो भी आ जाए बेटा।
अब अगला बेटा आपको देखना है शब्द युग्म। शब्द युग्म आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। अगर बेटा आप इन शब्द युग्मों को तैयार कर लेते हैं तो आपके टोटल नंबर हो जाएंगे 82 प्लस 2 शब्द युग्म के टोटल हो जाएंगे नंबर बेटा 84। कितने नंबर हो जाएंगे? 84। देखिए कौन कौन से शब्द युग्म आपको तैयार करने हैं, अच्छी तरह से ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। शब्द युग्म पहला तैयार करना है बेटा आपको पाप और पुण्य। तो पाप का मतलब होता है बेटा पाप और पुण्य का मतलब होता है पुण्य। तो पाप और पुण्य बेटा हो जाएगा इसका। आगे बेटा जल और थल, तो इसका मतलब होगा जल और थल। गांव और शहर का मतलब होता है गांव और शहर। ये द्वंद्व समास के उदाहरण चल रहे हैं बेटा। इसी तरह से बेटा आपके सामने आ जाएगा माता और पिता, तो इसको लिखा जाएगा माता पिता को माता और पिता लिखा जाएगा द्वंद्व समास में। इसी तरह बेटा लक्ष्य और लक्ष्य को लिखा जाएगा। लक्ष्य का मतलब होता है लाख और लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। लाख और उद्देश्य। अम्ब और आम्ब का मतलब होता है बेटा अम्ब का मतलब होता है माता, आम्ब का मतलब होता है पानी, ठीक है। निशि, निश का मतलब होता है रात और वासर का मतलब होता है दिन। इसी तरह बेटा प्रलय, प्रलय का मतलब होता है प्रेम और पैडय का मतलब होता है विवाह। इसी तरह कृषि का मतलब होता है खेती और कृष का मतलब होता है बेटा डुबला। नीर का मतलब होता है जल और नीड़ का मतलब होता है घोलता। अपल्य और अपरच, अपल्य का मतलब होता है बेटा संतान, संतान, संतान और अपच्य का मतलब होता है अहितकार भोजन, ठीक बेटा। आभरण और आमरण, आभरण का मतलब होता है आभूषण और आमरण का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना है वो है बेटा अभय उभय। अभय उभय, अभय का मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है बेटा दोनों। स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है बेटा सोना और सवर्ण आपका एक जाति सूचक वर्ड है, ये आपकी उच्च जातियों के लिए यूज होता है बेटा। द्रव और द्रव्य, द्रव होता है बेटा तरल पदार्थ और द्रव्य होता है धन। दूत और घूट, दूत क्या है बेटा संदेह वाहक और घूट क्या है जुआ। कटिबद्ध और कटिबंध, कटिबद्ध का मतलब होता है करधनी और कटिबद्ध का मतलब होता है बेटा तैयार करना। वासन और वसन्य, वासन का मतलब होता है वस्त्र और वसन्य का मतलब होता है आदत। श्रवण, श्रवण, श्रवण का मतलब होता है कान और भिक्षु, ठीक बेटा। जबकि आय और आयु, आय का मतलब होता है आमदनी, आयु का मतलब होता है बेटा उम्र। इसी तरह से होता है बेटा अम्ब अम्बु, अम्ब का मतलब होता है माता और अम्बु का मतलब होता है बेटा जल। अनल अनिल, तो अनल का मतलब होता है अग्नि, अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु, ठीक बेटा। इसी तरह से उपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है तुलना में, उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना बेटा, ठीक है। इसी तरह होता है अंश और अंश, तो अंश का मतलब होता है भाग और इस अंश का मतलब होता है बेटा कंधा। अशक्त और सशक्त, अशक्त का मतलब होता है शक्तिहीन और सशक्त का मतलब होता है बेटा मोहित। इसके बाद होता है कृष और कृषि, कृष का मतलब होता है दुबला और कृषि का मतलब होता है बेटा खेती, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे हिमांशु और हिमाबू, तो हिमांशु का मतलब होता है चंद्रमा और हिमाबू का मतलब होता है शीतल जल। पायोज और पायोड, पायोज का मतलब होता है कमल और पायोद का मतलब होता है बादल। कपीस और कपीस, कपीस का मतलब होता है मटमैला और इस कपीस का मतलब होता है सुग्रीव। अन्न और अन्य, अन्न का मतलब होता है बेटा अनाज, अन्य का मतलब होता है दूसरा। अचार, अचार, तो अचार का मतलब होता है बेटा मुरब्बा और आचार का मतलब होता है आचरण, ठीक बेटा। अगला होता है बेटा आपके पास अमूल्य या अमूल, अमूल्य का मतलब होता है मूल रहित, अमूल का मतलब होता है जड़ रहित, ठीक बेटा। अगला होता है धारा, धारा, तो धारा का मतलब होता है पृथ्वी और धारा का मतलब होता है पानी का प्रवाह। अगम, आगम, अगम का मतलब होता है दुर्गम और आगम का मतलब होता है प्राग। ईर्षा और स्पर्धा, ईर्षा का मतलब होता है बेटा आपके पास दूसरों की उन्नति से जलना और जो दूसरा स्पर्धा है उसका मतलब होता है दूसरों की उन्नति और गुणों को प्राप्त करने की होड़, प्राप्त करने की होड़ बेटा, की क्या होती है बेटा होड़, ठीक। तो ये आपके हो गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके वहां पे शब्द युग्म आएंगे, इन शब्द युग्मों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लिए। तो टोटल नंबर हो गए बेटा आपके पास 84। अगला वहां पे जो आपसे पूछा जाएगा बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक एक चीजें आपको यहाँ पे समझा दी गई हैं क्या कैसे तैयार करना है और किस तरह से आपको वहाँ तैयारी करना। तो हो गए टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए बेटा 28 मार्क्स हो गए। अगला वहां पे पूछा जाएगा आपसे बेटा मुहावरे एवं लोकोक्तियों को, किसको पूछा जाएगा बेटा मुहावरे और लोकोक्तियों को, जो कि 2 नंबर की पूछी जाएंगी। कितने नंबर की पूछी जाएंगी बेटा 2 नंबर की पूछी जाएंगी। तो उन 2 नंबरों की जो मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगी, अगर उनको मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके टोटल नंबर हो जाएंगे 86, क्योंकि 2 नंबर आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के और अब तक आपको 84 नंबर की बात हो चुकी है। तो यहाँ से टोटल नंबर हो जाएंगे बेटा आपके पास कितने बेटा 86। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में इंपॉर्टेंट मैं मुहावरे और लोकोक्तियां यहाँ बता देता हूँ, इनके अर्थ और वाक्य प्रयोग की पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दी गई है बेटा। तो पहली बात की जाए बेटा तो पहला होता है आंखों का तारा होना, ईद का चांद होना, मक्खन लगाना, ऊंट के मुंह में जीरा, हवाई किले बनाना, प्राणों की बाजी लगाना। इन सब का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है बेटा, ठीक है। वहां से आप पढ़ लीजिएगा बेटा। प्राणों की बाजी लगाना, कलम घिसना, कंगाली में आटा गीला, हाथ पैर फूलना, पापड़ बेलना, फूला ना समाना, कलेजा छलनी होना, सिर ऊंचा करके चलना, नाक रख लेना, अक्ल का दुश्मन, हवा हो जाना, एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी, चांदी काटना, घर में दीपक बुझना, बुझना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गाजर में
गागर में सागर भरना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, बेड़ियां कट जाना, तारे गिनना, काला अक्षर भैंस बराबर, आंखों पर पर्दा पड़ना, अंत बिगड़ना। तो इतने आपको बेटा मुहावरे और लोकोक्तियां तैयार कर लेना। इन सब का पीडीएफ आपको मिल गया है, आप वहां से अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा संधि विच्छेद, ये आएगा 3 नंबर का। कितने नंबर का बेटा वहां पे आएगा संधि विच्छेद? संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर का। तो अगर आपने जो संधि विच्छेद मैं बता रहा हूँ, अगर इन संधि विच्छेदों को आप कर लेते हैं तो टोटल नंबर हो जाएंगे आपके बेटा कितने? 89। कितने नंबर हो जाएंगे बेटा? 89 नंबर हो जाएंगे। जो संधि विच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ बस उतनी ही संधि विच्छेद आपको तैयार कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं तैयार करना। तो आपके नंबर हो जाएंगे 89। कितने हो जाएंगे? 89। तो संधि विच्छेद की पीडीएफ आपको मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, बस उन संधि विच्छेदों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके अलावा कोई भी नया संधि विच्छेद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपसे वहां पे जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, वो पूछा जाएगा निबंध का। किसका पूछा जाएगा बेटा? निबंध का, जो कि आपके 9 नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बेटा? 7 नंबर का होता है। 1 मिनट रुकना बेटा, निबंध को थोड़ा पीडीएफ देख लेते हैं। 9, हाँ, निबंध आपका बेटा 9 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा? 9 नंबर का आपसे निबंध पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा? 9 नंबर का निबंध पूछा जाएगा। तो आपके 89 नंबर पहले हो चुके थे, और अगर ये निबंध जो मैं बता रहा हूँ इनको आपने तैयार कर लिए तो 9 नंबर इसके, तो टोटल आपके नंबर हो जाएंगे बेटा 98। कितने नंबर हो जाएंगे बेटा? 98। तो कौन कौन से निबंध आपको पढ़ने, ध्यान से समझिए बेटा। स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पहला निबंध, इसको तैयार कर लीजिए बेटा। बाढ़ की समस्या के कारण और निवारण पे तैयार कर लीजिए। आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप, इस पे तैयार कर लीजिए बेटा। दहेज प्रथा एक अभिशाप, इस पे तैयार कर लीजिए। और इसके बाद जो आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना है पर्यावरण प्रदूषण पे समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या। इन टॉपिक पे आपको निबंध तैयार करना है। लेकिन इस साल जो मुझे मन कह रहा है कि एक आपके कवि पे जरूर निबंध आएगा, तो उसके लिए मैंने आपको लिख के ही प्रोवाइड करा दे रहा हूं बेटा कि आपको कवि तुलसीदास पे निबंध अगर आता है तो कैसे लिखना। प्रस्तावना बेटा, संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मेरे प्रिय साहित्यकार महाकवि तुलसीदास हैं। यद्यपि तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है, परंतु इनका काव्य कई 100 वर्षों के बाद भी भारतीय जनमानस में रचा बसा है और इनका मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए तुलसीदास मेरे प्रिय साहित्यकार हैं। आरंभिक जीवन परिचय प्राय प्राचीन कवियों और लेखकों के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। तुलसीदास के विषय में भी ऐसा ही है, किंतु माना जाता है कि तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। इनके ब्राह्मण माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म लेने के बाद ही इनका त्याग कर दिया था। इस कारण इनका बचपन बहुत कठिनाइयों से बीता। गुरु नर हरिदास ने इनको शिक्षा दी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, राम लला, नरहु बरेव, रामायण, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की रचना की, परंतु इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रामचरितमानस ही है। इन्होंने विभिन्न छंदों की रचना करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। तुलसी ने प्रबंध तथा मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की है। इनकी प्रशंसा में कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, प्रभु का निर्भय सेवक था, स्वामी था, अपना जाग चुका था, जग था, जिसने आगे सपना प्रबल प्रचारक था, जो उस प्रभु की संप्रभुता का अनुभव था, संपूर्ण जिसे उसकी विविधता का राम छोड़कर और की, जिसने कभी न आस में की रामचरितमानस कमल, जय हो तुलसीदास की। उपसंहार की बात की जाए बेटा, तुलसीदास ने अपनी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में अमर कवि हैं। निसंदेह इनका काव्य महान है। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश और विश्व, व्यक्ति और सम्मान सभी के लिए संपूर्ण सामग्री दी है, अतः ये मेरे प्रिय कवि हैं। अंत में इनके बारे में यही कहा जाता है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ठीक बेटा, तो ये आपके हो गए। टोटल आपको मैंने 89 नंबर का पेपर अब तक बता दिया है। अब देखिए 2 नंबर जो आपके बच रहे हैं वो किसके बच रहे हैं, वो आपसे पूछा जाएगा संस्कृत की शब्दों की विभक्ति। क्या पूछी जाएगी बेटा? संस्कृत की शब्दों की विभक्ति। तो ये भी, इसका भी पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप वहां से जाकर के उसको आप लोग देख लीजिएगा बेटा। तो अगर आपने वो विभक्तियों वाला भी देख लिया तो टोटल आपके 100 नंबर हिंदी में हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके एग्जाम के 2 से 3 घंटे पहले आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर से जरूर करना कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।